गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर में आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 1 अक्टूबर और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में एनालिसिस करवाता हूँ, तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है हिमाचल प्रदेश का एक बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, इसकी बात करें तो फ्रेंड्स अभी ये यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसे शामिल कर लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स भारत का ये अभी 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को में अभी शामिल हुआ है। और भारत में अब कुल कितने हो गए हैं, तो ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। ये फैक्ट ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो रिजर्व है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर ज़िले में ये फैला हुआ है। तो इसमें आप इतना ध्यान रखना है आपको कि कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश का, इसे बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है। अब आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा बड़ा इलाका होता है जहां मनुष्य, प्रकृति, वन्यजीव और संसाधन सबको साथ लेकर संतुलित तरीके से संरक्षण और विकास किया जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको ये समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको आसान भाषा में इसे समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप किसी एक चिड़ियाघर में घूमने जा रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा सा चिड़ियाघर है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ बीच सेंटर में जानवर रहते हैं, शेर, हाथी, भालू। ठीक है, यहाँ पे हम रहते हैं और इसके आसपास हम किनारे किनारे यहाँ पे जाते हैं। और इसके भी दूर दूर क्या रहती है, यहाँ दुकानें लगी रहती है। तो बस फ्रेंड्स यही बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इसे ही कहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये बड़े क्षेत्र में होता है, ये जू तो एक छोटा सा होता है। ठीक है, बस आप समझ गए होंगे आप। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ रहता है, यानी इसके 3 हिस्से रहते हैं। तो इसमें पहला कोर जोन होता है, यहाँ सिर्फ संरक्षण होता है, किसी तरह की इंसानी गतिविधि नहीं होती है, यानी यहाँ जानवर रहते हैं, कोई भी इंसान जा नहीं सकता है। बफर जोन रहता है, यहाँ सिर्फ रिसर्च, शिक्षा और सीमित पर्यटन की अनुमति रहती है, यानी यहाँ रिसर्च कर सकते हैं, पर्यटन घूम सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और तीसरा आता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, यहाँ लोग रहते हैं, खेती करते हैं, इको फ्रेंडली गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसका क्या मकसद होता है फ्रेंड्स, तो ये जंगलों और जंगली जानवरों की सुरक्षा करना, स्थानीय लोगों को उनकी परंपरा और संसाधन बचाकर रखने देना। ठीक है, और पर्यावरण, शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देना। तो इसका मकसद ये होता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको भारत के कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना उसको आपको करवाता हूँ मैं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत और हमारे भारत के उत्तर में रहेगा ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसके मुख्यमंत्री है ये सुखविंदर सिंह सुक्खू है और राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पीन वैली नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है और खीरगंगा नेशनल पार्क है। तो ये 4 नेशनल पार्क ध्यान रखना इसमें। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं हम भारत के 13 जो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड में है। नॉरक्रैक ये मेघालय में है, बहुत बार पूछा गया है। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु में है। सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में है। मानस ये असम में है। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर ये मध्य प्रदेश में है। और अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और अगस्तमलाई ये तमिलनाडु, केरल में है। और खगचेड़जोंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये सिक्किम में है। और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये अभी 13वां अभी हाल ही में शामिल हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा 5 और है जो अभी यूनेस्को में शामिल नहीं हुए। तो इसमें है महानदी बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा में है। डिब्रू सोखेवा ये असम में है। और ये शेषचलम हिल्स ये आंध्र प्रदेश में है। कच्छ कारण ये गुजरात में है। और पन्ना का बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। तो ये 2 अभी शामिल हुए अभी हाल ही में।
तो इतने सारे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स किस राज्य के, तो ये है बिहार के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये गोकुल जलाशय, ये इसे मिला है रामसर साइट का दर्जा। ये फ्रेंड्स जो गंगा नदी के बाढ़ प्रेषित भूमि से जुड़ा हुआ है, जिससे इसके आसपास के गांव को बाढ़ नियंत्रण और कृषि करने में मदद मिलती है। और उदयपुर झील ये प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन ठिकाना है, जिसमें लगभग 35 प्रवासी पक्षी प्रजाति आती है, जैसे कॉमन पोचार्ड, और यह अन्य अभ्यारण्य, ठीक है, इससे घिरी हुई है, अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य से भी घिरा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखना, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये बिहार के रामसर साइट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए रामसर साइट क्या होता है इससे मैं आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स रामसर साइट, ये रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1971 में ईरान में रामसर शहर में हुई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य था महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को संरक्षण और सतत उपयोगी सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इस संधि में क्या किया गया था फ्रेंड्स, कि इसमें जो जरूरी चीज़ें हैं जैसे जैव विविधता, जल संरक्षण करना, पक्षियों और स्थानीय लोगों के लिए इसे संरक्षित करना। और इनको संरक्षण करने से क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, कि इसमें बाढ़ नियंत्रण होगा, जल की शुद्धि होगी, मछली पालन बढ़ेगा, जीव जंतु निवास कर सकेंगे। आगे देखते फ्रेंड्स हम रामसर संरक्षण के बारे में। तो फ्रेंड्स अब तक भारत में कुल 93 रामसर साइट बन चुके हैं। ठीक है, पहले 91 थे, तो अभी 2 और ये शामिल हो गए हैं। इसका अलावा ध्यान रखना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है ये। ठीक है, क्योंकि इसी दिन 1971 में कन्वेंशन को अपनाया गया था, और भारत में यह संधि 1 फरवरी 1982 को लागू हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है रामसर साइट के बारे में। अब फ्रेंड्स बात हो रही है बिहार की, क्योंकि ये बिहार में है, तो चलिए बिहार को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है बिहार। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, लोकसभा सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 है। और यहाँ की जीआई टैग ध्यान रखना, मधुबनी पेंटिंग है, भागलपुरी सिल्क है, शाही लीची है, जर्दालू आम है, और कतरनी चावल है। तो इसमें शाही लीची ध्यान रखना और मधुबनी पेंटिंग ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए फ्रेंड्स, तो ये कणाद दास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कणाद दास बन गए हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें डायरेक्टर। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले माइकोलॉजिस्ट यानी कवक वैज्ञानिक है। उन्होंने अब तक 165 नए मशरूम प्रजाति की खोज की है। उनके नाम पर फ्रेंड्स 170 रिसर्च पेपर और 8 किताबें प्रकाशित हुई है। तो इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये कवक वैज्ञानिक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कणाद दास ये किस प्रकार के वैज्ञानिक है, तो ये माइकोलॉजिस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसे देखते हैं, इस सर्वे के बारे में। तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1890 में, कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और ये किसके अधीन कार्य करता है, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। कार्य क्या क्या है इसका, तो भारत की पौधों की विविधता का अध्ययन करता है, वर्गीकरण और संरक्षण करना। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ करवा देता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स अभी 2025 की कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ ही हैं, वो देख लेते हैं हम। तो इसमें पहला है, भारत के 15 उपराष्ट्रपति बन गए सीपी राधाकृष्णन। 29वें सीजीए बने हैं टीसीए कल्याणी। संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं उत्पल कुमार सिंह। आईएमएफ के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने उर्जित पटेल, इंपॉर्टेंट नाम है ये। एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए संजय सिंघाल। और आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार बनी है। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की निदेशक बनी है अनुराधा ठाकुर। समता निर्माण आयोग की नए अध्यक्ष बन गई है एस राधा चौहान। और आईएमएफ के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं डेनियल क्रेड्ज। और अभी हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिथुन मानहास। तो ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, अभी हाल ही में हुई है, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ खोला गया फ्रेंड्स? तो ये है गोवा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर खोला गया है। कहाँ पे? गोवा में। तो ये ध्यान रखना। इसका स्थान कहाँ रखा है? तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक धारकुल गोवा में रखा है। इसका उद्देश्य क्या है कि कैंसर रोगियों के लिए पुनर्वास और देखभाल करता है, आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा का इंटीग्रेशन करना, अनुसंधान उपचार और थेरेपी में नया बदलाव लाना। तो ये एक नया सेंटर खोला है गोवा में। ठीक है, आगे देखते हैं आयुष मंत्रालय। तो इसकी स्थापना होती है 2014 में। ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ आयुष था। ठीक है, अभी इसका पूरा नाम ध्यान रखना फ्रेंड्स आयुष का, आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोपैथी और यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। तो ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब चलिए गोवा की बात हो रही, मैं आपको गोवा के बारे में कुछ जानकारी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत, और हमारे भारत के साउथ वेस्ट में मिलेगा गोवा। ठीक है, इसकी बात करें तो राजधानी यहाँ की पणजी। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। राज्यपाल है पीसीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है प्रमोद सावंत। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये कौन सी नदी पे है गोवा? तो ये मांडवी नदी पे है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार ध्यान रखना सिग्मो है, और यहाँ का अभ्यारण्य ध्यान रख लेना भगवान महावीर है, और सलीम अली नेशनल पार्क है। इसके अलावा फ्रेंड्स गोवा जो है वो 1961 में पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, और भारत में विलय 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। और राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। तो फ्रेंड्स एग्जाम पूछा जाता है कि गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो ये 30 मई को मनाता है। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 30 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जेरोम्स है। ठीक है, इन्होंने बाइबिल के प्रमुख अनुवादक ये माने जाते हैं। इनकी याद में ये मनाया जाता है। मई 2017 में यूएन जनरलिस्ट असेंबली में 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाने की घोषणा करी गई थी। कब? 2017 में। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत विशेषज्ञों, अनुवादकों और इंटरप्रेटर्स की भूमिका को सम्मानित देना और भाषाई संवाद को बढ़ावा देना। तो ये 30 सितंबर को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक दिवस। तो फ्रेंड्स अभी ये सितंबर माह के इम्पोर्टेंट डेज है वो देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स अभी ये आखिरी बार आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पूरे महीने कराए हैं तो आपको याद हो गए अभी तक। तो चलिए देखते हैं लास्ट बार। तो 2 सितंबर को हम मनाएं विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हमने मनाया हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाएं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाएं, ये ध्यान रख लेना। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट डे मनाया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। और अभी हमने 30 सितंबर को क्या मनाया? ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसलेशन दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन कम लाता हूँ लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज के लिए आपका ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है कि किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको कल के क्वेश्चन का रिवीजन करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स 29 सितंबर के देखते हैं। तो त्रिशा ठोसर को किस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है? तो नाल 2 के लिए मिला है। पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी का गोल्ड किसने जीता है? तो ये शीतल देवी ने जीता है। क्वेश्चन 3 है, जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का शुभारंभ किसने किया? तो ये निर्मला सीतारमन ने किया है। अगला है, भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल को किस प्लेटफॉर्म से पहली बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर है। बीएसएफ ने देश का पहला ड्रोन वॉरफेयर स्कूल कहाँ खोला? तो टेकनपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला है। हाल ही में कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से किस पत्रकार को सम्मानित किया है? तो ये फ्रेंड्स अश्मी। ठीक है, इनका नाम ध्यान रख लेना। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।